नमस्कार सत श्री अकाल बच्चों। इस वीडियो के थ्रू हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड टेबल की हेल्प से निकालेंगे। तो पहले हॉरिजॉन्टल टेबल की बात करते हैं। कंसीडर करिए इस टेबल पे एक ब्लॉक बी रखा हुआ है, तो इस ब्लॉक का कुछ तो मास होगा बच्चों। तो समझिए इसका मास m2 है और ये ब्लॉक A जिसका मास m1 है उसको इस स्ट्रिंग और पुली की हेल्प से सपोर्ट कर रखा है। अब यहाँ पे बच्चों दो सिनेरियो बनते हैं। पहला ब्लॉक A कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है और दूसरा ब्लॉक B रेस्ट पे है। तो चलिए हम पहला सिनेरियो समझते हैं। अगर ब्लॉक A कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है तो ब्लॉक A एंड ब्लॉक B पे कोई रिजल्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है कि दोनों ब्लॉक पे कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रहा है और हम फोर्सेस को हर डायरेक्शन में इक्वेट कर सकते हैं। तो चलो ब्लॉक A का FBD बनाकर फोर्स निकालते हैं। m2g डाउनवर्ड लिखते हैं, नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स अपवर्ड, राइट की तरफ टेंशन ड्यू टू स्ट्रिंग लगेगा। टेंशन ब्लॉक को राइट की तरफ पुल करने की टेंडेंसी रखेगा, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स म्यू के एंड लेफ्ट की तरफ लगेगा। अब चूंकि ब्लॉक B पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो हम फोर्सेस को कुछ इस तरह बैलेंस कर लेते हैं। इससे हमें T की वैल्यू म्यू के m2g मिल जाती है। सिमिलरली हम ब्लॉक A का भी FBD बना सकते हैं। तो ब्लॉक A पे m1g डाउनवर्ड लगेगा और टेंशन T अपवर्ड, और इसको इक्वेट कर देंगे क्योंकि इस ब्लॉक पे भी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन ये क्या, हमें तो टेंशन T की वैल्यू ऑलरेडी पता है। तो यहां से म्यू के m2g को m1g के बराबर लिख देंगे। इससे हमें म्यू के की वैल्यू m1 अपॉन m2 मिल जाएगी। तो अब क्वेश्चन में जो भी दो वैल्यूज दी होंगी और हमें थर्ड वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हमेशा इस तरह से आपको बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब हम सेकंड सिनेरियो समझते हैं जिसमें दोनों ब्लॉक रेस्ट पे हैं। अब भी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक पे 0 लिख सकते हैं और रिजल्टेंट सेम म्यू एस इक्वल टू m1 अपन m2 आएगा। लेकिन बच्चों ये म्यू एस की हाईएस्ट वैल्यू नहीं होती, ये म्यू एस उतना ही होता है जितना m1 को रेस्ट पे रखने के लिए नीडेड होगा। लेकिन अगर हम m1 को इतना बढ़ा दें कि ब्लॉक A जस्ट गिरने लगे तब हम म्यू एस की मैक्सिमम वैल्यू m1/m2 से डिफाइन कर सकते हैं। बच्चों जैसे ही हमने हॉरिजॉन्टल टेबल पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली थी वैसे ही हम इंक्लाइंड टेबल पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट सिनेरियो में समझते हैं कि ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ब्लॉक पे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन 0 है। तो चलो इस ब्लॉक का FBD बनाते हैं। mg डाउनवर्ड लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लेन के परपेंडिकुलर। अब बच्चों हम हमेशा फोर्सेस को मोशन के पैरेलल और परपेंडिकुलर रिजॉल्व करते हैं, इसलिए हम mg को प्लेन के पैरेलल mg sin थीटा लिखेंगे और प्लेन के परपेंडिकुलर mg cos थीटा लिखेंगे। अब हम n इक्वल टू mg cos थीटा लिख सकते हैं। f के तो बच्चों म्यू के n के बराबर है, इसलिए हम म्यू के mg cos थीटा भी लिख सकते हैं। अब हम पैरेलल डायरेक्शन में अगर फोर्स को इक्वेट करते हैं तो हमें म्यू के इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिलता है, जो कि tan थीटा के बराबर होता है। और हम tan थीटा इक्वल टू h/d भी लिख सकते हैं। तो हम इस मेथड से कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम बच्चों कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें फिर से इंक्लाइंड प्लेन लाना होगा। इस इंक्लाइंड प्लेन पे ब्लॉक रख देते हैं। हमें पता है ब्लॉक को फ्रिक्शन नीचे जाने से रोक रहा है, इसलिए हम इंक्लिनेशन बढ़ाते हैं और जैसे ही ये इंक्लिनेशन इतना होगा कि ब्लॉक नीचे गिरना शुरू होगा तो हम उस एंगल को नोट डाउन कर लेंगे और फिर हम पहले की तरह म्यू एस इक्वल टू tan थीटा लिख देंगे, जो कि इस बार एक नया हाइट होगा। हम tan थीटा इक्वल टू फिर से h/d से डिनोट कर सकते हैं, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट देगा। सो ये मिनिमम एंगल जब ब्लॉक गिरना जस्ट शुरू हुआ है उसे हम एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं, जो कि tan थीटा के बराबर होता है। तो अगर आपको बच्चों ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।